आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है हैं? तो ठीक है, आप लोग अलर्ट होके बैठ जाइए। और बहुत से लोग हमको लग रहा है कि अभी ये क्या कहते हैं छठ मना के ही आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अपनी बात को आगे एक्सटेंड करते हैं जहाँ से चल रहा था, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना। और कल का वीडियो मैंने जब घर पे देखा तो मुझे पता लगा कि मैं थोड़ा सा एक फॉल्ट कर गया था। वो ये बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वो हाँ, हर कंजर्वेटिव फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। हालांकि पहली बार में मैंने सही बोला था, लेकिन कभी कभी रिफ्लेक्स में हो जाता है। वो कोई खास बात नहीं है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रू स्टैंड पॉइंट ये है कि हर सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, हर सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। ये ट्रू स्टैंड पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम छोटी सी बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है ना। स्लिप ऑफ टंग थोड़ा सा हो गया था। तो चलिए अब आगे देखिए। मैं आपको वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहा था, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा, है ना। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहा था। इसमें सबसे पहले आपको मैंने बताया था कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ वर्क। ये कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, ये बताया था आपको, ये बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल लेकर ही बताया था आपको, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, इतनी बातें बताई थी। फिर कल आपको मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम बताया था, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ भी बताया था दोनों केस में। पहला केस जब फोर्स कांस्टेंट है और दूसरा केस जब फोर्स वेरिएबल है। दोनों केस में मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम को समझाया था, इसका प्रूफ भी बताया था, ठीक है। उसके बाद हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस को पढ़ा रहे थे। तो थोड़ा सा रश हो गया था, जल्दीबाजी हो गई थी। तो एक बार इन सब बातों को मुंह से मैं मौखिक रूप से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। इस रिवीजन से भी आपका अच्छे से तैयार होगा, ठीक है ना। फोर्सेस तीन तरह के होते हैं, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। ये एक क्राइटेरिया है फोर्सेस को डिवाइड करने का, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, सेंट्रल फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं। ऑडिबल हो रहा है, बन रहा है, ठीक है सब। तो देखिए सबसे पहली बात, सेंट्रल फोर्सेस कौन से फोर्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सेंट्रल फोर्स उन सभी फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहते हैं, उन सभी फोर्सेस को सेंट्रल फोर्स कहते हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक फिक्स पॉइंट से जाए। और इस फिक्स पॉइंट को, जिन सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक फिक्स पॉइंट से जाए, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है ना। सेंट्रल जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंट्रल पॉइंट कहते हैं या सेंटर ऑफ द फोर्स कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात, एक बात और भी होनी चाहिए कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रल पॉइंट या फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब क्या है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, ठीक है ना। ये सारी बात हो गई। उसके बाद दो तरह से और क्लासिफाई किया जाता है फोर्सेस को, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं केवल ओरली बोल दे रहा हूँ क्योंकि कल लास्ट आवर में लास्ट 5 मिनट्स में थोड़ा रश हो गया था, तो आराम से फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्सेस होते हैं जिनमें वर्क डन जो होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल हैं, जैसे सारे सेंट्रल फोर्स तो कंजर्वेटिव हैं ही, ठीक है ना। उसके बाद कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, है ना, ये सारे, है ना। और नहीं, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होते हैं, जबकि क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। एक बात और भी थी कि वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल इन अ कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, वेयरएज वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट 0। क्लोज साइकिल से क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कोई बॉडी किसी पॉइंट ए से चली, कोई बॉडी किसी पॉइंट ए से चली और घूमते फिरते फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गई, तो इसको कहेंगे क्लोज साइकिल, ठीक है ना। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के एक्शन में ये बॉडी है या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में ये बॉडी मूव कर रही है, तो जिस पॉइंट से चली अगर उसी पॉइंट पे लौट के आ जाती है तो इसको कहेंगे क्लोज साइकिल। तो वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0, वेयरएज वर्क डन इन अ क्लोज साइकिल फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट 0। बात समझ में आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स में कोई बॉडी किसी पॉइंट ए पे है, ठीक है ना, मेरी बात समझे, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफरेंट जगहों पर जाती है और फिर पॉइंट ए पर ही पहुंच जाती है, तो क्लोज साइकिल कहेंगे। तो उस क्लोज साइकिल में वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट,
और पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, जीरो इंटू चार्ज, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में या एक कंजर्वेटिव फोर्स के फील्ड में अगर कोई बॉडी एक क्लोज साइकिल में मूव करती है तो क्या होता है, उसका कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया हुआ नेट वर्क डन जो है जीरो होता है। हाँ, जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये बात नहीं होती है, एक क्लोज साइकिल में वर्क डन जीरो नहीं होता है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिकल फोर्स का एग्जांपल लेके मैंने बताया कि इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड में अगर कोई चार्ज पॉइंट ए पर है और फिर उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में घूमने के बाद फिर से पॉइंट ए पर पहुंच जाए तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इनटू चार्ज, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। बात समझ में आई? तो जीरो इंटू चार्ज जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा एक बात आप और भी कह सकते हैं कि जो भी एनर्जी का लॉस होता है, जो भी एनर्जी डिसिपेट होती है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, वो रिकवरेबल होती है, ठीक है ना। एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जो एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी लॉस होती है, वो कंप्लीटली रिकवरेबल नहीं होती है, उसको रिकवर हम नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच कुछ डिफरेंसेस को जो मैंने कल थोड़ा जल्दी में बताया था आज फिर से बता दिया। और एक छोटा सा करेक्शन जो स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स, जबकि इसका उल्टा है, ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ तक का स्टैंड पॉइंट एकदम क्लियर है, यहाँ तक की बात एकदम स्पष्ट है, कुछ भी बट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको एनर्जी और पावर दो चीज़ का कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना। आज मैं आपको केवल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये बताऊंगा, और साथ में पावर के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। और एक बात और भी बताऊंगा, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीन चीज के बारे में बताऊंगा। खूब गौर से देखिएगा। अब मैं आपको, चैप्टर का नाम क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क के बारे में तो काफी कुछ हो गई बातें, अब आपको एनर्जी के बारे में कुछ बातें कर लें और पावर के बारे में कुछ बातें कर लें, और फिर स्टेबल, अनस्टेबल और क्या कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बातें कर लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ एनर्जी एंड टाइप्स। क्या बता रहा हूँ? एनर्जी एंड टाइप्स। खूब गौर से इसको देखिए, एनर्जी एंड टाइप्स, खूब बढ़िया से देखिए। इसके पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि एनर्जी कई तरीके की होती है, टाइडल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, आपके सिलेबस में जो है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी ही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी और भी बहुत तरह की होती है, एटॉमिक एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बहुत तरह की एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी, बात समझ में आ रही है। लेकिन इस चैप्टर में हम जो एनर्जी की बात पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, केवल हम मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आती है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कुछ किताबों में लिखा रहता है, इट इज द फ्यूचर पोटेंशियलिटी ऑफ अ सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म वर्क। कोई सिस्टम या ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में कितना वर्क परफॉर्म करेगा, ये इस बात का जो फ्यूचर पोटेंशियलिटी होती है वही एनर्जी होती है, ठीक है ना। जितनी एनर्जी होगी उतना वर्क परफॉर्म करेगा। इट इज द फ्यूचर पोटेंशियलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम टू परफॉर्म वर्क, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये होती है एनर्जी की यूनिट भी वही होती है जो वर्क की होती है, जूल। बात समझ में आ रही है? डायमेंशन फॉर्मूला भी वही होता है। और एक और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। बात समझ में आ रही है? तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आपको क्लास 9-10 से भी पता होती हैं, 11th में थोड़ा सा उसको दोहरा लीजिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप नेक्स्ट एक बात देखिए, आपको मुख्यतः क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़ना है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आपको पढ़ना है, जरा बताइए। मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या पढ़ना है, बताइए। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा क्या पढ़ना है, पोटेंशियल एनर्जी। यही आपकी मैकेनिकल एनर्जी है। तो चलिए थोड़ा मोड़ा इनके ऊपर भी हम प्रकाश डाल दें, ठीक है ना।
इसके बारे में आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम और ऐड कर देंगे इनके बारे में, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ ऑब्जेक्ट और अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अपनी गति की वजह से जो कार्य करने की क्षमता होती है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। भाषण में आई, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर मोशन में है तो उसके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, यानी कि एनर्जी होती है, यानी कि ऊर्जा होती है। उसी वही कार्य करने की क्षमता या वही ऊर्जा जो उसके मोशन की वजह से होती है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। भाषण में आई। अरे हजारों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊपर से वाटर डैम से वाटर गिरता है तो क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरती है तो टरबाइन रोटेट करती है, उसका शाफ्ट रोटेट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है? तो उस मूविंग वाटर में, स्टैटिक वाटर में नहीं है वो बात, लेकिन मूविंग वाटर में क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क है, कार्य करने की क्षमता है। तो वो क्षमता, वो कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा होती है। वो कार्य करने की क्षमता जो किसी वस्तु या निकाय में उसकी गति की वजह से होती है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो v स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 12 mv²। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ गए आप? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझ गए। अब कुछ छोटी मोटी बात इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, खूब गौर से देखिए। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं, जरा बताइए। काइनेटिक एनर्जी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है कि नहीं? हाँ, रेफरेंस फ्रेम पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि नहीं? डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम में डिफरेंट वेलोसिटी होगी। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से आप ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट स्पीड या वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे चल रही है, अगर मान लीजिए कोई बॉडी अर्थ के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रही है, बात समझ में आ रही है? तो अर्थ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके हिसाब से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ऐसा है जो खुद अर्थ की रिस्पेक्ट में उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो ये ऑब्जर्वर ये कहेगा कि ये बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो, तो इस वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, किस रेफरेंस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब वेलोसिटी या स्पीड रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। मास तो नहीं डिपेंड करता, लेकिन वेलोसिटी या स्पीड डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से ऑब्जर्व करने पे किसी भी एक पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो स्पीड या वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है। बात समझ में आ गई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लें। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लें तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है केवल क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में डिफाइन की गई है। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में डिफाइन की गई है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है, एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अपनी किसी पर्टिकुलर स्थिति या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी पॉसेस होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझे? जो कार्य करने की क्षमता किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी में होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन या और कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक छोटा सा, हम इतना बड़ा सा 1 किलो का बटकरा आपके सर पे धीरे से रखें तो आपको चोट नहीं लगेगी, लेकिन ऊंचाई से गिरा दें तो आप चिल्लाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे क्या होगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, कार्य करने की क्षमता हो जाएगी, और जब वहाँ से वो गिरेगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी आपको हिट करेगी तो उसमें मोमेंटम होगा, मोमेंटम की वजह से इम्पल्स होगा, इम्पल्स एक फोर्स ही है और इसकी वजह से आपको चोट लगेगी। बात समझ में आ गई? तो आप और भी देखिए, वाटर डैम में स्टोर होता है तो भाई पानी जमीन पर भी है तो इतनी ऊंचाई पे लाके स्टोर करने की क्या जरूरत है? पगला गए हैं क्या हम लोग उसको ऊंचाई पे लाके इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे क्या होता है, वही वाटर जो जमीन पे है उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन उसको जब हाइट पे हम स्टोर कर देते हैं तो क्या होती है, उस पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से उसके अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है, एक तरह की ऊर्जा आ जाती है। और यही ऊर्जा जो किसी वस्तु में आ जाती है पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अभी मैं पोजीशन का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। वहाँ से हम पानी गिरता है तो वो एनर्जी काइनेटिक में, और काइनेटिक से टरबाइन रोटेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। बात समझ में आ गई? इतनी बात एकदम क्लियर है। इसके अलावा अगर कोई
रबर बैंड है, रबर बैंड स्ट्रेच नहीं है तो उसके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसको अगर स्ट्रेच कर दिया, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया तो उसमें एबिलिटी टू डू वर्क आ जाएगी, ठीक है ना, फ्यूचर पोटेंशियलिटी टू परफॉर्म वर्क आ जाएगी, कैपेसिटी टू डू वर्क आ जाएगी। तो क्यों आई? क्योंकि उसको हमने स्ट्रेच किया, तो वो कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। तो एनर्जी पॉसेस्ड बाय योर बॉडी बिकॉज ऑफ इट, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी एक रिलेटिव टर्म है, एक तुलनात्मक टर्म है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इस समय खड़े हैं, इस समय हम खड़े हैं और अगर ये कहा जाए कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर हम छत से ऑब्जर्व करते हैं तो इस समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। अगर हम छत को जो है जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मानते हैं तो इस समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है। बात समझ में आई? अगर अर्थ के नीचे किसी बेसमेंट से, अगर अर्थ के नीचे किसी बेसमेंट को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल मानते हैं तो इसी समय हमारी पोटेंशियल एनर्जी एक ही पोजीशन में, अगर उसको रेफरेंस फ्रेम मानेंगे छत को तो निगेटिव है, और बेसमेंट को अगर रेफरेंस फ्रेम मानेंगे तो हमारी पॉजिटिव है। बात समझ में आई? और अगर अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को रेफरेंस फ्रेम माने, यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल माने, तो उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है, एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करती है। इस छोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, बात एकदम स्पष्ट है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, नेक्स्ट आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा पावर का, और उसके बाद आपको स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये दो चीज बता दूं तो मेरे ख्याल से आज का जो है हमारा ये पीरियड सफल हो जाएगा। तो बात समझ में आई? तो अभी मैं आपको पावर बताऊंगा और पावर के बाद स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुन लीजिए पावर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले सुनिए कि पावर क्या होता है। आपने क्लास 9 10 में पावर के बारे में सुना होगा, कुछ बताएंगे? क्लास 9 10 में आपने पावर के बारे में सुना होगा, कुछ बताएंगे? एडवांस के सवाल आप लोग समझ जा रहे हैं, लेकिन 9 10 की छोटी मोटी बात फट से बोलना चाहिए ना। पावर क्या होता है, क्या बताएंगे? बताइए, पावर क्या होता है? अरे यार, कहाँ आप लोग हैं? ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए। पावर को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये सब बात लिख लीजिए, ठीक है ना। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। वर्क डन अपॉन टाइम, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन अपॉन टाइम, यही पावर है। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन अपॉन टाइम, इसी को हम पावर कहते हैं, ठीक है ना। पावर केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है कितना काम हुआ, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितने समय में काम हुआ। बात समझ में आई? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, केवल इस पर डिपेंड नहीं करता है कितना काम हुआ, ठीक है ना, इस पर भी डिपेंड करता है कितने समय में काम हुआ। ज़्यादा पावर होगा तो कम समय में काम होगा। आप देखेंगे ज़्यादा पावर की जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, ज़्यादा पावर की जो गाड़ियाँ होती हैं, वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाती हैं। पैर सही करिए, बहुत जल्दी एक्सेलरेट होती हैं और बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ज़्यादा पावर की जो गाड़ियाँ होती हैं, पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर, कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा है, लेकिन कार्य करने की दर पावर है, मतलब किस रेट से वर्क किया जा रहा है वो पावर है। बात समझ में आई? हाँ, जितने कम समय में आप ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पावर होगा। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, केवल वर्क डन पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आई? और मैंने बता ही दिया कि ज़्यादा हॉर्स पावर की जो होते हैं, क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स, उनकी स्पीड वो बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनकी स्पीड हाई हो जाती है, ठीक है ना। एक और यूनिट होती है पावर की, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। इसके बारे में आपने सुना होगा, अश्व शक्ति, ठीक है ना। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। तो हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। एक हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है ना। और पावर की यूनिट क्या है? पावर की यूनिट क्या है? एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है, ठीक है ना। पावर की यूनिट जूल पर सेकंड होगी ना। पावर की यूनिट होगी, देखिए वर्क डन अपॉन टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर सेकंड, इसकी यूनिट होगी जूल पर सेकंड। और इसी को क्या कहते हैं? वॉट भी कहते हैं। जूल पर सेकंड और वॉट, इसी को वॉट भी कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई? कहीं किलोवाट होता है, किलोवाट मतलब 10 to the power 3 वॉट, ठीक है ना। मेगावाट 10 to the power 6 वॉट,
बात समझ में आ रही है? इस तरह से भी होता है, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके भी दिया रहता है, तो वो सब भी आप लोग समझ ही आएंगे, ठीक है ना। और एक और यूनिट होती है पावर की, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, यानी कि क्या होता है 746 जूल पर सेकंड, 746 जूल पर सेकंड, ठीक है ना। ठीक, तो उसके बाद अब नेक्स्ट बात देखिए, अब मैं नेक्स्ट बात आपको ये बताने जा रहा हूँ, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 जूल पर सेकंड या 746 वॉट, और पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बात समझ में आ रही है? अब छोटे मोटे ग्राफ्स अगर आपके एग्जाम में आ गए या वैसे भी आप समझते रहिए, जैसे मान लीजिए वाई एक्सिस पे आपने अगर वर्क को प्लॉट किया, वाई एक्सिस पे आपने मान लीजिए पावर को प्लॉट किया, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस पे आपने प्लॉट किया, क्या प्लॉट किया, टाइम को। अगर मान लीजिए किसी ग्राफ में आपने वाई एक्सिस पे पावर को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को प्लॉट किया, ठीक है ना, तो किसी मान लीजिए ग्राफ ऐसे आया, मान लीजिए ग्राफ ऐसे आया, मान लीजिए किसी ग्राफ में आपने वाई एक्सिस पे पावर को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया, टाइम को प्लॉट किया। बात समझ में आई? और ग्राफ इस तरीके से आया, तो t बराबर t1 मान लीजिए ये है, मान लीजिए t1 ये है और t2 ये है, मान लीजिए t1 ये है और t2 ये है, तो t1 और t2 समय के बीच जितना वर्क किया गया होगा वो वर्क क्या होगा, इस ग्राफ ये एरिया, वो वर्क ये एरिया होगी, ठीक है ना। अभी जब इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा तो ये सब बात बहुत साफ आपको समझ में आने लगेगी, थोड़ा सा मैथमेटिक्स जब आगे बढ़ेगी तब। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको ये ग्राफ बता रहा हूँ कि पावर को अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम को प्लॉट किया, ठीक है ना, तो t बराबर t1 से t बराबर t2 के बीच जो वर्क होगा वो इस ग्राफ का वो रीजन होगा जो x एक्सिस से बाउंडेड है। तो इस ग्राफ का वो रीजन t बराबर t1 से t2 के बीच जो x एक्सिस से बाउंडेड है वो यही रीजन है। तो ये रीजन क्या होगा, वर्क डन बताएगा। तो अगर ग्राफ से वर्क डन निकालने को पावर टाइम ग्राफ दे दे और वर्क डन निकालने को बोले तो निकाल लेंगे, आप निकाल लेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस वर्क का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे आपने वर्क प्लॉट किया, अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे वर्क प्लॉट किया, अगर वाई एक्सिस पे आप वर्क प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस पे अगर मान लीजिए आप टाइम प्लॉट करते हैं, बात समझ में आ रही है, और ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, और ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, वाई एक्सिस पे वर्क प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट करते हैं, ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है ना। तो कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर मान लीजिए ग्राफ ऐसे आता है, ए ऐसे, बात समझ रहे हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पर अगर इस पे आपको पावर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई ग्राफ दिया है, उसमें वर्क को आपने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। सुन लीजिए, वर्क आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट है और टाइम एक्स एक्सिस पे प्लॉट है, और ग्राफ जो आ रहा है उस प्रोसेस का वो ऐसे आ रहा है, और पॉइंट ए ये है। इस पॉइंट पे अगर पावर पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकलेगा, वो थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको बताया नहीं गया है, जल्दी से पढ़ लीजिए आप लोग। वो ऐसे होगा कि इस पॉइंट पे अगर आपको पावर निकालना है, इंस्टेंटेनियस पावर, इस ग्राफ से क्या दिख रहा है, इस ग्राफ से ये दिख रहा है कि पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि समान टाइम में समान वर्क नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वर्क किया जा रहा है, यानी कि पावर वेरिएबल है। तो पावर हर इंस्टेंट पे चेंज कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ ले तो क्या होगा, इस इंस्टेंटेनियस पावर होगा इस ग्राफ का dw/dt। जैसे ये इक्वेशन दिया होगा, जिस इक्वेशन के अनुसार चेंज हो रहा है वो इक्वेशन दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, dw/dt क्या होगा, पावर होगा, यही ना पावर होगा, वर्क डन अपॉन टाइम। dw/dt क्या होगा, dp, ठीक है ना। तो dp यानी कि इस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे जो स्लोप होगा वही इंस्टेंटेनियस पावर होगा। इस ग्राफ पे, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वही इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पावर होगा। फिर से सुनिए, जल्दी से सुनिए। मान लीजिए कि आपने वर्क वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे आपने टाइम प्लॉट किया है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, बढ़ के देख लीजिए। मान लीजिए वर्क आपने इस पे प्लॉट किया है और टाइम इस पे प्लॉट किया है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, और इस पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछे तो जिस इक्वेशन से ये ग्राफ प्लॉट किया गया है वो dw/dt निकाल लेंगे, और dw/dt एट पॉइंट ए वही क्या होगा, पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है ना। dw/dt क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे dw/dt क्या होगा, उस पॉइंट पे इस कर्व पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा
उसका tan। मान लीजिए ये ग्राफ है, इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है ना, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसका tan जो होगा वो इस पॉइंट पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो इस केस में y क्या है, वर्क, और इस केस में x क्या है, टाइम। तो dw बाई dt क्या होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे, वो dw बाई dt होगा, यानी इंस्टेंटेनियस पावर उसी को कहेंगे। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर निकालने को आए तो भी कर दीजिएगा, इस तरह की बात हो जाएगी, इस तरह की बात हो जाएगी। अब एक बात आप और देख लीजिए, मान लीजिए आपका इस तरीके से ग्राफ दिया है, मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरीके से दिया है और इस एक्सिस पे आपको वर्क प्लॉट किया है और इस एक्सिस पे आपको टाइम प्लॉट किया है। मान लीजिए आपका ग्राफ इस तरीके से दिया है, इस एक्सिस पे आपको वर्क प्लॉट किया है और इस एक्सिस पे आपका टाइम प्लॉट किया है। ऐसे केस में किन्हीं भी दो पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का एवरेज पावर अगर पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए, मैं डिफरेंट केसेस बता रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली बन जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस, तो हल्का फुल्का देखे रहिए। जब हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब बात बहुत आसान लगने लगेगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा आइडिया तो लिए रहिए, इस पर्पज से मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर मान लीजिए वाई एक्सिस पे आपने वर्क प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया, तो इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच एवरेज पावर निकालने को कहे तो कैसे निकालेंगे आप, किस तरीके से निकालेंगे बताइए। इन दो पॉइंट ए और बी के बीच एवरेज पावर निकालने को कहे तो कैसे निकालेंगे। फिर से सुनिए, वाई एक्सिस पे वर्क प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया और ग्राफ इस तरीके से आया, ठीक है ना, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच एवरेज पावर निकालने को कहे तो कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे बताइए। एवरेज पावर किस तरीके से निकालेंगे बताइए, एवरेज पावर कैसे निकालेंगे। देखिए हम बता रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स जिनके बीच एवरेज पावर निकालना है, ठीक है ना, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी उसका tan एवरेज पावर होगा। इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने वाली लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी उसका tan जो होगा एवरेज पावर होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए एंगल बनाती है थीटा, मान लीजिए एंगल बनाती है थीटा, ठीक है ना। तो अगर एंगल थीटा बनाती है तो ये देखिए ऐसे करके एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगी थीटा, ऐसे बनाएगी थीटा, बनाएगी ना। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। और tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा बताइए, दिस बाई दिस। बात समझ में आ रही है। tan थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल से, देखिए इस ट्राइंगल में देखिए tan थीटा कितना होगा, दिस बाई दिस। और ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, वर्क डन बिटवीन दिस टू पॉइंट। ये क्या है, वर्क डन बिटवीन दिस टू पॉइंट, ठीक है ना। और ये क्या है, टाइम बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। और ये क्या है, वर्क डन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। और ये क्या है, टोटल टाइम टेकन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन ही तो एवरेज पावर होगा। टोटल वर्क डन क्या, एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो यही आपका एवरेज पावर बताएगा। फिर से सुन लीजिए, एक दो ग्राफ का हल्का फुल्का मैंने एनालिसिस कर दिया, हालांकि ये नहीं भी करते तो काम चलता। अभी हम लोग बहुत से क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस में ये सब बातें बहुत आसान लगने लगेंगी आपको, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेरे दिमाग में तुरंत यही बात चढ़ गई, मैंने कहा लो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। पहला बात तो आपको ग्राफ में आपको ये बताया कि अगर पावर इधर ड्रॉ किया है, टाइम इधर ड्रॉ किया है और दो टाइम इंटरवल t1 t2 के बीच अगर हमको वर्क निकालना हो तो ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस से एरिया बाउंड करेगा वही वर्क होगा, ठीक है ना। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने ये बताया कि अगर एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे वर्क प्लॉट किया है और ग्राफ इस तरीके से आ रहा है और किसी पॉइंट ए पर हम अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ का dw/dt कर देंगे और एट पॉइंट P कर देंगे, वो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। अब तीसरी बात मैं बता रहा हूं कि अगर एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे वर्क प्लॉट किया है और ग्राफ इस तरीके का आ रहा है और पॉइंट ए और बी के बीच हमको एवरेज पावर निकालना है। यहाँ पे क्या निकाले थे, इंस्टेंटेनियस पावर, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर क्या होगा, किसी भी दो टाइम इंटरवल के बीच एवरेज पावर क्या होगा, टोटल वर्क डन उस टाइम इंटरवल में अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच एवरेज पावर निकालना है तो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन होगी। भाई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन होती है। ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसका tan। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसका tan क्या होगा, tan थीटा बराबर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में टोटल वर्क डन ये है और टोटल टाइम ये है। तो tan थीटा वही तो है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो एवरेज पावर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई है 100%, इतनी बात एकदम क्लियर है।
बढ़िया से समझ में आई है, कोई बट नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन और कर दूं। सेकंड वाला ग्राफ एक बार फिर से बता दें तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, मैं ये कह रहा हूं वाई एक्सिस पे वर्क प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे टाइम प्लॉट किया, ठीक है ना। मान लीजिए ग्राफ इस तरीके का आया, ग्राफ इस तरीके का आया, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, तो मान लीजिए इस पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। ये जो भी ग्राफ बना है वो वर्क और टाइम के फंक्शन के बीच एक इक्वेशन होगा, वर्क और टाइम के फंक्शन के बीच एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन के अनुसार ये ग्राफ बना होगा। तो उस इक्वेशन को आप क्या करेंगे, dw/dt निकाल लेंगे, ठीक है ना। वही उस इक्वेशन में क्या करेंगे, dw/dt निकाल लेंगे, और dw/dt पॉइंट की जो वैल्यू आएगी वो एक्स वाई के टर्म में आएगी। अभी सवाल लगाएंगे तो सब बात हम बहुत आसान लगने लगेगी, एक्स वाई की टर्म में आएगी, और एक्स वाई पॉइंट ए का पुट कर देंगे तो dw/dt एट पॉइंट ए निकल जाएगा, और dw/dt एट पॉइंट ए इज नन अदर बट द इंस्टेंटेनियस पावर एट पॉइंट ए। बात समझ में आ रही है। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि वर्क और टाइम के बीच जो ग्राफ है उस केस में पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर वेरिएबल है। अगर पावर कांस्टेंट रहता तो ग्राफ ऐसा नहीं बनता। हाँ मेरी बात सुने, तो समान इंटरवल में समान कार्य होता, समान इंटरवल में समान कार्य बनता होता, ठीक है ना। तो इस पे 45 डिग्री पे ऐसा जाता, अगर पावर कांस्टेंट रहता तो 45 डिग्री पे ऐसे आता, क्योंकि इक्वल वर्क डन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता, तो यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे आता। बात समझ में आई। लेकिन इस ग्राफ से दिख रहा है कि वर्क डन जो है कांस्टेंट नहीं है, वर्क डन वेरिएबल है। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मतलब इस ग्राफ से दिख रहा है कि पावर कांस्टेंट नहीं है, पावर वेरिएबल है। बात समझ में आई। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पावर निकालना है तो क्या करेंगे, dp/dt एट पॉइंट ए, वो इंस्टेंटेनियस पावर होगा। बात समझ में आई। जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, वैसे इंस्टेंटेनियस पावर भी होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होता है। वर्क जब भी होगा तो टाइम इंटरवल में होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा अब नेक्स्ट बात देखिए। अब मैं एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आज का क्लास में खत्म कर दे रहा हूं, टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है ना। आज का क्लास में खत्म कर रहा हूं। क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा सा बोल दें, छोटा सा है, अभी तुरंत खत्म हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना इसका विनाश होता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है जो कभी वायलेट नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि 5 बेसिक प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारे क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स हैं जो कभी वायलेट नहीं होते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी एक अलग से चल रहा था, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ ऑल द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है ना। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, ये पहले था। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस तरीके से कहा जाता था कि टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स आउट टू बी कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। अब आइंस्टाइन ने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कंबाइन कर दिया, और आज की तारीख में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है ना। दोनों के अंदर इंटर कन्वर्टिबिलिटी है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी है जो कि आइंस्टाइन की दी हुई है, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ठीक है ना। और अभी 2-3 मिनट बचा है, ये बात मैं खत्म कर दूंगा, छोटी सी बात है, नहीं तो फिर डिले होता जा रहा है ना। तो अब ये कहता है कि ये लॉ ये कहता है कि अगर m मास टोटल डिस्ट्रॉय किया जाए, देखिए फिर से सुन लीजिए, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक सेपरेट प्रिंसिपल था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक सेपरेट प्रिंसिपल था, ठीक है ना। और दोनों ये कहता था कि ना एनर्जी ना मास क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है ना। और टोटल एनर्जी और टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड्स आउट टू बी कंजर्व्ड, ये दोनों सेपरेट प्रिंसिपल थे। अब आइंस्टाइन ने दोनों को कंबाइन कर दिया और उसका नाम रखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी प्रिंसिपल बाय आइंस्टाइन, ठीक है ना। उसने ये कहा कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, उसने ये कह दिया। और उसने कहा कि अगर m मास पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो mc² के बराबर होगी। अगर m मास पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है तो जितनी एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा वो mc² के बराबर होगी, E बराबर mc²। मान लीजिए m मास डिस्ट्रॉय करता है तो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो mc² की बराबर होगी,
जहाँ m मास है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। बात समझ में आई? ये हाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है और ये मास है। तो आपके देखिए अभी पिछले साल मेडिकल में ये आसान, पिछले साल ही मेडिकल में एक आसान सा क्वेश्चन आ गया था कि दिस ग्राम मास इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, हाउ मच एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में? छोटा सा क्वेश्चन आ गया था, तो इसी से लग जाएगा, बड़ा सिंपल है, 2 स्टेप में लग जाएगा। अगर उसने कहा था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उसने कहा था मान लीजिए कि 16 ग्राम मास है, 16 ग्राम मास है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बस इसी के बाद हम क्लास बंद कर देंगे। तो 16 ग्राम मास है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो कुल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ये अभी पिछले साल आया था। हाँ, तो ऐसे निकल जाएगा, देखिए 16 ग्राम है तो 16 × 10⁻³ kg, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है 3 × 10⁸ होल स्क्वायर mc², इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। लेकिन वो पूछा था कि कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is accelerated through a potential difference of 1 volt. Energy acquired by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt is called as 1 electron volt, ठीक है ना। तो जैसे एनर्जी कितनी एक्वायर होगी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट होगा तो कितनी एनर्जी एक्वायर होगी बताइए? जितना उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। और वर्क कितना होगा? पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है ना। तो जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी एक्वायर होगी। बात समझ में आई? तो वर्क कितना होगा? 1 वोल्ट इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इतना जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, और इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस हुई निकालने देंगे। बस इसी बात को फिर से सुन लीजिए, थोड़ा तेज में बोल गया और कट कर दीजिए वीडियो, इसके बाद कट कर दीजिए, टाइम हो गया। देखिए पिछले साल मेडिकल में एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा था कि इतना ग्राम मास कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया, तो बताइए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई? तो मान लीजिए कि 16 ग्राम था, 16 ग्राम डिस्ट्रॉय किया गया, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? तो m 16 को हमने कन्वर्ट कर दिया केजी में, m × c², इतनी जूल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आई? तो कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये ऑप्शन में दिया था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जान लिए क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी है, बस 1 मिनट, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से दौड़ाने पर अचीव होती है, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अचीव होगी? जितना उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। वर्क कितना किया जाएगा जब 1 वोल्ट से दौड़ाएंगे? V × Q, यानी इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी को इतने जूल से डिवाइड कर दिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ जाएगा। आप कट कर दीजिए।